बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 108 पेज पर थे और हमने अभी चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और जिसमें हमने देखा कि मुसन्निफ़ जो है वो अपने बारे में कुछ ख़ासियतें हमें बताता है, और उन ख़ासियतों में जो डोमिनेंट फ़ीचर्स हैं वो सारे लॉजिक से रिलेटेड हैं या ब्रेन से रिलेटेड हैं। तो इससे हमें ये समझ आती है कि जैसे मैंने आपको शुरू में इंट्रो में ये बात बताई थी कि इस चैप्टर में हमें 3 तरह के करैक्टर मिलेंगे। एक वो जो लॉजिक से हैं, और एक वो लॉजिक से फ़ैसले करते हैं, जो जिनके ऊपर लॉजिक रूल करता है और करती है। दूसरे वो कि जो इमोशंस के ज़रिए असर अपने डिसीजन करते हैं, और तीसरे वो कि जो इन दोनों के दरमियान में कहीं मौजूद हैं। तो मुसन्निफ़ जैसे कि अपने बारे में सारा जो है वो बता रहा है, वो लॉजिक और इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन, इन चीज़ों से रिलेटेड है। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दूसरे करैक्टर आएगा मेल, वो इमोशंस की तरफ मूव करेगा। और यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में मुसन्निफ़ जो है वो एक कंपैरिजन बनाएगा अपना और वो जो दूसरा करैक्टर जिसे हम पैटरबर्ग के नाम से जानते हैं उसके दरमियान। लास्ट बात जो जहाँ बस पिछला पैराग्राफ ख़त्म हो रहा था, उसमें मुसन्निफ़ ने कहा कि ये सब कुछ जो उसने अपनी ब्रेन के बारे में भी कहा कि माई ब्रेन वाज एज पावर एज अ डायनामो एंड एज प्रिसाइज एज अ केमिस्ट स्किल एंड एज पेनिट्रेटिंग एज अ स्काल्पर। तो इन सब को बताकर उसने एक बात का जो चौंकाने के लिए, हैरान करने के लिए हमें कहा, वो ये था कि इन सब के बावजूद मैं जस्ट अभी सिर्फ 18 साल का था, यानी कि इतनी कम उम्री में मुझे ये इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस या मेरा ब्रेन इतना पावरफुल हो चुका था। अब वो कंपैरिजन स्टार्ट करते वक्त ये कहता है, इट इज़ नॉट ऑफन दैट वन सो यंग हैज़ सच अ जाइंट इंटेलेक्ट। ज़ाहिर तो अब इस फ़िक्रे में हमें यूँ लगता है कि जैसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात है, और पिछले पैराग्राफ से भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मुसन्निफ़ ये कहना चाहता है कि जो एक जनरल ऑब्ज़र्वेशन है, अगर जनरल हम यूँ कहें कि डाटा कलेक्ट करें, तो इतनी कम उम्री के अंदर लोग इतने ज़हीन नहीं होते जितना कि ज़हीन मुसन्निफ़ हो चुका था या था इतनी कम उम्री में। तो वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट ऑफन, ऐसा अक्सर नहीं है, दैट वन सो यंग, कि कोई इतना कम उम्र हो, हैज़ सच अ जाइंट इंटेलेक्ट। जाइंट वैसे तो देवकामत के लिए इसका तर्जुमा किया जाता है, देवकामत में बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा जहानत हो किसी के पास, इस तरह से जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो। Take for example Peterburg, my roommate at the University of Minnesota. अब कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आप मेरे रूममेट पेटरबर्ग को ही देख लें। कम व बेश एक ही उम्र का है, हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के अंदर पढ़ते हैं, और वो कहते हैं सेम एज सेम बैकग्राउंड बट डम एज एन ऑक्स। यहाँ पर वो पेटरबर्ग को डिफ़ाइन करना शुरू करता है। तो जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि जो है वो आप एक कंपैरिजन लाइन ड्रॉ करके अगर लिख लें तो सारे करैक्टर्स के बारे में तो ज़रा आसानी से समझ आ जाते हैं। तो पहले मुसन्निफ़ ने अपनी करैक्टरिस्टिक्स बताई थी, अब वो पेटरबर्ग को डिफ़ाइन करेगा, ठीक है। और जो सही मानों में एनालिसिस होता है ना, एक से ज़्यादा लोगों का या दो लोगों के दरमियान या दो सिचुएशंस के दरमियान, इसमें हमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट याद रखनी चाहिए कि जब हम किसी एक इंसान का या एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो उसमें सारी कंडीशंस एक जैसी हों, जो कि अमूमन मुमकिन नहीं होता अमूमन। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा हो भी सकता है, जैसे मसलन एक ही फैमिली के अंदर रहते हुए
चूँकि वो एक फैमिली के अंदर रह रहे हैं तो वो एक ही जैसे उनको सहूलियात मुयस्सर हैं, इस तरह से एक जैसे पेरेंट्स हैं, एक जैसे जीन्स हैं, जेनेटिक। लेकिन एक हम गलती जो हमेशा कर जाते हैं वो यही है कि जब हम एक से दूसरे इंसान का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम उस कंपैरिजन में बहुत सारे वेरिएबल्स कह लें या बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको हम मद्देनज़र नहीं रखते। मसलन अगर मुसन्निफ़ अपना और पैटेबर का मुआजना कर रहा है तो, और वो मुआजना करने की बात उसने जो शुरू की थी तो वो इंटेलिजेंस से की थी। और यहाँ भी जो वो पैटेबर की पहली कैरेक्टरिस्टिक बयान करता है वो कहता है डम एज एन ऑक्स। और डम का मतलब बिल्कुल गूंगा भी है, बेवकूफ़ है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे बैल होता, जैसे बैल को कुछ नहीं समझा सकते वैसे उसको नहीं बस। हालांकि कहते हैं एज सेम है, बैकग्राउंड सेम है। अब बैकग्राउंड एज सेम तो चलो समझ आती है, लेकिन बैकग्राउंड सेम कैसे हो सकता? अब बैकग्राउंड से अगर ये लिया जाए कि दोनों एक मुतवस्सत घराने से हैं, दोनों एक गरीब फैमिली से हैं या दोनों एक अमीर फैमिली से हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। मुतवस्सत घराने के अंदर भी कई तरह के घराने होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर शहर की बात करें कि एक ही जैसे शहर है, एक ही मोहल्ले से आए हैं, तो भी उसमें काफ़ी वेरिएशंस हो सकती हैं कि एक घर के अंदर रहते हुए लोग बहुत मुख्तलिफ होते हैं। और कहाँ हम मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए लोगों को एक जैसा तसव्वुर करें। तो लॉजिकली मुसन्निफ़ की ये बात मुझे तो ठीक नहीं लगती कि जब वो कहते हैं कि सेम बैकग्राउंड, सेम एज समझ आता है कि हाँ जी सब लोग एक एज के, लेकिन सब लोग एक एज के भी अगर हों तो एक्सपीरियंसेस फ़र्क होते हैं, ठीक है। चाहे आप एक ही दौर में पले बड़े हैं लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस फ़र्क होंगे। तो एक जैसे बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, एक जैसी उम्र के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, क्योंकि वेरिएशंस या एक्सपीरियंसेस या नॉलेज या ब्रेन डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंसान की जो होती है वो उसके माहौल से, उसके पढ़ने लिखने से, उसके इर्द गिर्द वो कौन से मीडिया को देख रहा है ज़्यादा, इन सारी चीज़ों से है। तो इसमें बहुत सारा फ़र्क हो सकता है। तो मुसन्निफ़ की ये लॉजिक जो है बहुत ज़्यादा मुझे तो जिसे कहते हैं हज़म नहीं होती कि अगर कोई एक जैसे बैकग्राउंड से है और एक जैसी एज से है तो इसका मतलब है उनका ब्रेन एफिशिएंसी लेवल भी एक जैसा होना चाहिए। ये मुझे तो समझ नहीं आता, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ज़रा और समझिएगा कि जैसे हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि मुसन्निफ़ ने अपने बारे में जो बातें की उनमें से उसने एक बात कैलकुलेटिंग का भी कहा था, कीन और पर्स्पिकेशियस का भी कहा था। तो कैलकुलेटिंग शख्स वो है कि जो पूरी चीज़ों को कैलकुलेट करेगा, तज्ज़िया करेगा, तखमीना लगाएगा तो एक मुकम्मल तौर पे लगाएगा कि ये ऐसे ऐसे हो सकता। पर्स्पिकेशियस वो है कि जो अच्छी तरह गहराई में जानकारी रखता है किसी भी चीज़ की, ठीक है। अब वो और कीन वो है कि जो बारीक बीनी से चीज़ों को देखता। तो यहाँ तो ये तीनों खासियतें अप्लाई होते दिखाई नहीं देती। ना तो उसे मुकम्मल जानकारी है कि एग्जैक्ट पैटर्बर्ग जो है कैसे उसकी परवरिश हुई, कौन सा माहौल था, कौन से लोग थे, किस किस्म का उसने पढ़ा, लेकिन वो जितना उसे समझा है उसने उसके बुनियाद पे एक फ़ैसला दाग दिया कि भाई ये वो ऐसा था, डम एज एन ऑक्स। फिर कैलकुलेशन की बात करें तो उसने कितने लोगों का तज्ज़िया किया है जी कि जिसके बाद वो इस उम्र में ये कह सकता है कि जी 18 साल की उम्र के लोग ऐसे नहीं होते, आम तौर पे इतने ज़हीन नहीं होते, ठीक है। गहराई कितनी है, कीन कितना है वो अपने कैलकुलेशन। तो ये सब जो है वो बज़ाहिर उस चीज़ की नफ़ी लग रही है। तो आपको मैंने ये भी बताया था जैसे पहले पैराग्राफ में कि उसने वाज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पहले वो ऐसा था। और अगर हम वाज़ के लफ्ज़ को ना भी कंसिडर करें तो जो कुछ उसने अपने बारे में बताया है उसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि पूरे चैप्टर में कि जो वो अपने बारे में राय कायम की उसने या हमारे जहनों में राय बनाने की कोशिश की, क्या वो वाकई ही उस पर पूरा उतरता है, क्या वो वाकई ऐसा है या जस्ट सिर्फ वो उसकी बातें ही हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी पैसे का कंपैरिजन देते हुए कि जी वो बिल्कुल ऑक्स की तरह, बैल की तरह कुंद जहन है, डम है, जिसको कुछ समझ नहीं आता,
हम दोनों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम दोनों एक कमरे में रहते हैं, हम दोनों की उम्र एक जैसी है, हमारा बैकग्राउंड एक जैसा है, लेकिन अकल की बात करेंगे तो वो यहाँ ऐसे है बिल्कुल ऑक्स की तरह से, और मेरा ब्रेन जो है वो एक डायनामो है की तरह है, और इस तरह। नेक्स्ट वो कहते हैं जी, अ नाइस इनफ फैलो यू अंडरस्टैंड बट नथिंग अपस्टेयर्स। यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, जाहिर नहीं लगा हुआ, क्योंकि अगला वर्ड भी कैपिटल से है, ठीक है। अगर हम फुल स्टॉप नहीं भी काउंट करते तो यहाँ कॉमा तो एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि पॉज है। जैसे कि अ नाइस इनफ फेलो, नाइस इनफ मीन कि काफ़ी ठीक है। इनफ एक ऐसा तासुर है कि जिसमें आप कहीं उकताहट और बेजारी का आंसर शामिल किए हुए हैं। नाइस इनफ फेलो मीन कि बस ठीक ही है, ठीक ही शख्स है, या ठीक है। यू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं ना। बट नथिंग अपस्टेयर्स, लेकिन सीढ़ियों का ऊपर वाला हिस्सा खाली है। अब अपस्टेयर्स से मुराद ये हुई कि वैसे तो अपस्टेयर्स घरों में जो हम जिसे कहते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन होता है घरों में, जैसे डबल स्टोरी घर है, तो जो भी जगह जहाँ पर आप स्टेयर्स चढ़कर जाएंगे तो उस जगह को आप अपस्टेयर्स कह सकते हैं। तो यहाँ इससे मुराद इंसानी वजूद की बात करें तो इंसानी वजूद का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ब्रेन है या खोपड़ी है, ठीक है। तो वो कहना चाहते हैं नथिंग अपस्टेयर्स मीन कि उसका ऊपर वाला हिस्सा खाली है, मीन कि उसका दिमाग या उसकी खोपड़ी खाली है, उसमें दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। और वो साथ ही लफ्ज़ है जी इमोशनल टाइप, वो जज्बाती तरह का इंसान है, अनस्टेबल, गैर मुतवाज़न है, इम्प्रेशनेबल, जिस पर बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का तासुर जमाया जा सकता है, तो तासुर के ज़ेर असर उसे लाया जा सकता है। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल अ फैडेस्ट, फैडेस्ट क्रेज़ी, जनूनी। अब जनूनियत जो होती है वो अकल से मावरा होते बहुत सारे मामलात में ना, तो इसलिए यानी कि ये अकल की बिल्कुल नफ़ी। वो आगे वो एक बात ये भी कहते हैं, फैड्स आई सबमिट आर द वेरी निगेशन ऑफ रीज़न। रीज़न से यहाँ मतलब दलाइल भी है, दलील भी है और अकल भी है, क्योंकि रीज़न का लफ्ज़ अकल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फैड्स से मुराद ये है कि वो बंदा जो फैडेस्ट है, मीन के जो क्रेज़ी है, फैड्स जमा में आ गया कि क्रेज़ी लोग जो होते हैं, आई सबमिट कहता है मैं एतराफ़ करता हूँ, मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ, आर द वेरी निगेशन ऑफ रीज़न। निगेशन नफ़ी है कि ये अकल की नफ़ी होता है, ये दलील की मंतक की नफ़ी होता है। यहाँ तक रुक के मैं ज़रा बात करना चाहूँगा कि अब मुसन्निफ़ ने जब हमने काउंट किया था तो उसने पहले एक सेंटेंस के अंदर अपनी को 7 ख़ासियतें बताईं, लॉजिकल, कूल, कैलकुलेटिंग, परस्पिकेशियस, एक्यूट, एस्ट्यूट, ये सब। उसके बाद उसने अपने ब्रेन की 3 ख़ासियतें बताई, डायनामो है, केमिस्ट स्केल की तरह है, प्रिसाइज है, पेनिट्रेटिंग एज अ स्काल्पल है। तो यहाँ जो वो पैटेबर की ख़ासियतें गिनवा रहा है, तो सबसे पहले उसने गिनवाई कि वो जी डम एज एन ऑक्स है, ठीक है, बिल्कुल अहमक है, बेवकूफ़ है, बैल की तरह। दूसरा उसने कहा नाइस इनफ फैलो, कि ठीक है, बस एक ठीक सा इंसान है, बट नथिंग अपस्टेयर्स, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा खाली है। इमोशनल टाइप है, यानी कि यहाँ आके मुसन्निफ़ वाज़े तौर पे उसको कैटेगराइज कर रहा है और इनडायरेक्टली हमें बता भी रहा है कि 2 बड़ी कैटेगरीज होती हैं, लॉजिकल टाइप और इमोशनल टाइप। तो वो इमोशनल टाइप है। डिसीजन कौन कर रहा है? मुसन्निफ़। मुसन्निफ़ जब डिसीजन करेगा तो लाज़मी बात है वो अपनी पसंद नापसंद को भी मद्देनज़र रखेगा, वो अपने शख्सियत का एक कंपैरिजन मद्देनज़र रखते हुए ही किसी और इंसान के कंपैरिजन करेगा। तो इससे साफ वाज़ेह होता है कि मुसन्निफ़ ये कहना चाहता है कि मैं लॉजिकल टाइप हूँ और वो इमोशनल टाइप है। अच्छा, इमोशनल टाइप लोगों के बारे में एक चीज़ हमेशा कही जाती है, लॉजिकल टाइप लोग जो होते हैं वो इमोशनल टाइप लोगों के बारे में इस चीज़ को मानते हैं कि इमोशनल टाइप लोग जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल से मुराद ये कि जो जज्बाती तौर पर
जो कि वो हाइपर होते हैं, तो इसलिए वो उनकी बुनियाद जो कि अकल से नहीं जुड़ी होती, दलील से नहीं जुड़ी होती, इसलिए अकल से जुड़े हुए लोग या अकल से फ़ैसला करने वाले लोगों को वो तवाज़ुन में नहीं लगते, लेकिन जो किसी भी वक्त किसी भी तरह से उखड़ सकते हैं। ठीक है, उनका जज्बाती इंसान का तवाज़ुन हो ही नहीं सकता। मैंने आपको शुरू में समझाया था कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, एक तरफ इमोशनल लिखें, एक तरफ लॉजिकल लिखें, तो तवाज़ुन तो उनके दरमियान में है कहीं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी तवाज़ुन में नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी तवाज़ुन में नहीं हो सकता। ये दोनों एक्सट्रीम हैं और एक्सट्रीम कभी भी आपको बैलेंस नहीं देती। एक्सट्रीम में आप किसी एक तरफ को झुके हुए होते हैं, एक्सट्रीम में चांसेस होते हैं कि आपके कदम जल्दी उखड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम आपको एक और तरह की सपोर्ट भी करती है। वो मैंने आपको समझाया था पहले भी कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट्स हैं वो एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने ही की हैं। तो अनस्टेबल उसका उसे कहना कि जो अपने फ़ैसलों में, जो अपने अमाल में, जो अपनी सोच में तवाज़ुन नहीं रखता। अब तवाज़ुन से मुराद ये है कि कभी अकल से फ़ैसला करना है, कभी जज्बात से फ़ैसला करना है। तो जब वो उसे इमोशनल टाइप कह रहा है तो वो फिर इनडायरेक्टली यही कहना चाहता है कि ये बंदा हमेशा ही इमोशनल लेवल पे फ़ैसला करता है, तो इसलिए ये अनस्टेबल है। इम्प्रेशनेबल एक अच्छा लफ्ज़ है। वैसे हमारे पंजाबी में एक इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है, लाई लग। अच्छा, इसके 2-3 वजाहतें मैं कर देता हूँ। लाई लग का मतलब होता है कि जो किसी की बातों में आ जाता है, जिसको आप अपनी बातों के पीछे लगा सकते हैं। लग पंजाबी मीन कि किसी तरफ किसी जुड़ जाना। लाई मीन जो जिस तरफ को आपको कह रहा है, पुश कर रहा है, कोई आपको किसी बात की तरगीब दे रहा है तो आप उस तरगीब में आ जाते हैं। अच्छा, एक तरगीब तो वो है जो लोग आपको देते हैं, और एक तरगीब वो है, यानी कि एक तरगीब वो है जो डायरेक्टली आपके इर्द गिर्द करीबी लोग आपको कर रहे हैं, और एक तरगीब वो हो सकती है जो जिसे कहते हैं कि वो लोग देते हैं कि जो हमारे से दूर हैं, जैसे सोशल प्रेशर आप उसको कह सकते हैं, सोसाइटी का। एक कॉमन सी मिसाल जो है वो मैंने ये आपको मैन एंड एस्बेस्टॉस वाली स्टोरी पढ़ाते हुए बताई थी कि फ़ैशन जो है, फ़ैशन एक तरह का हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है ना, कि सब लोग कर रहे हैं तो मैंने भी करना। तो ये भी एक इम्प्रेशनेबल होने की निशानी होती है कि आप किसी चीज़ को इस वजह से भी करना चाहते हैं कि सब लोग उसको कर रहे हैं। तो इम्प्रेशनेबल वो है कि जिसके ऊपर किसी भी चीज़ का तासुर हावी हो सकता है, वो चाहे करीब लोगों से हो या दूर के लोगों से हो, वो इम्प्रेशनेबल है। तो इम्प्रेशनेबल होना कोई इस लिहाज से अच्छी बात नहीं है कि इट मीन्स कि आप, इसकी एक और आर्गुमेंट ये भी है कि चूँकि आप एक स्ट्रॉन्गली अपने कोई आइडियाज़ नहीं रखते और आप स्ट्रॉन्गली कोई किसी कैफियत में डटे हुए नहीं हैं, जमे हुए नहीं हैं, तो इसलिए कोई भी आपको इम्प्रेशन देकर आपको उखाड़ सकता है, आपको इधर उधर कर सकता है। वर्स्ट ऑफ ऑल अ फैडेस्ट, और सबसे बदतरीन वो कहते हैं कि ये है कि जो वो एक फैडेस्ट है, मीन के जुनूनी इंसान है। तो मैंने ये समझाया था कि जुनून जो है ना, वैसे 2 टर्म्स हमेशा बोली जाती हैं लिटरेचर में, एक खिर्द होता है और एक जुनून। वो शायर ने कहा भी था ना कि कुछ इस तरह से कि जुनू का नाम खिर्द पड़ गया, खिर्द का जुनू, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। यानी कि खिर्द कहते हैं अकल को, जुनू कहते हैं जज्बों की इंतहाई शिद्दत। तो जब इंसान, वो अब बताना तो ये चाह रहा है कि वो जो शख्सियत जिसका वो मोतरफ है, वो चाहे तो वो खिर्द को जुनू कर दे और जुनू को खिर्द करे, यानी कि अकल के ऊपर जज्बे हावी हो जाए या जज्बों के ऊपर अकल हावी हो जाए। तो मैं ये शेर से आपको ये समझाना चाहता था कि इंसान में ऐसे ही चलता है। कई दफ़ा अकल वालों पे जज्बा हावी हो जाता है, कई दफ़ा जज्बात से करने और सोचने वालों के ऊपर अकल हावी हो जाती। ये ऐसे ही है, यही इंसान है। यानी कि इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं अकल जो है वो साथ रहती है, चाहे जितने मर्जी जज्बाती हों। और कोई बहुत ज़्यादा अकल वाले हैं तो उनके ऊपर जज्बात हावी हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी मामले में भी। तो इम्प्रेशनेबल या क्रेज़ी या फैडेस्ट, ये सब कुछ उसने उसके बारे में बताया। बज़ाहिर देखा जाए तो सारे लफ्ज़ नेगेटिव हैं,
अनस्टेबल होना, इम्प्रेशनेबल होना, ठीक है, डम एज एन ऑक्स होना, और फिर वो उसके बारे में ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं दे रहा, और नाइस एनफ फेलो भी ठीक ही है, बस गुजारा। फिर उसने आगे ये भी कह दिया कि फैट्स आई सबमिट आर द वेरी निगेशन ऑफ रीज़न, कि फैट्स जो होते हैं ना कि वो अकल की नफ़ी करते हैं। अब वो इसकी आगे थोड़ा सा दलील भी हमें दे रहा है। टू बी स्वेप्ट अप इन एवरी न्यू क्रेज दैट कम्स अलॉन्ग, टू सरेंडर योर सेल्फ टू idiocy just because everybody else is doing it, this to me is the acme of mindlessness, not however to pet। तो मैंने ये दो फिक्रे इकट्ठे भर दिए। अब वो जो निगेशन ऑफ रीज़न उसने उसकी वजाहत कर रहा है कि वो अकल की नफ़ी कैसे है। अकल की नफ़ी ऐसे है, टू बी स्वेप्ट अप इन एवरी न्यू क्रेज। स्वेप्ट अप का मतलब ये ना बहे चले जाना, बह जाना। एवरी न्यू क्रेज, जो भी एक नया जुनून सामने आ रहा है वो उस नए जुनून में बह जाते हैं, ठीक है। और दैट कम्स अलॉन्ग मीन जो भी उनके रास्ते में आए, जैसे भी अब जुनून, फैशन, कुछ भी जो चल रहा है मुआशरे में, जो नुमाया हो रहा है, वो सब। टू सरेंडर योर सेल्फ टू idiocy, idiocy हमाकत है, अपने आप को हवाले कर देना हमाकत के। सरेंडर वैसे तो होता है कि किसी के आगे, किसी के ज़ेरे नगी हो जाना ना, लेकिन हवाले कर देना, तो हमाकत के हवाले कर देना, हमाकत के ज़ेरे असर आ जाना। जस्ट बिकॉज, तो idiocy जस्ट बिकॉज एवरीबडी एल्स इज़ डूइंग इट, बज़ाहिर तो ये बड़ी अहमकाना ही हरकत लगती है कि कोई भी कर रहा है तो मैं भी। हम बहुत सारे मुहावरे होते हैं ना इन चीज़ों को समझाने के लिए, जी किसी का मुँह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार मार के नहीं कर लेता, ठीक है, इट्स लाइक दैट कि। लेकिन कहते हैं ये जो क्रेज़ी फैडस लोग होते हैं ना, वो इस बात को नहीं सोचते। वो कहते, वो इस बात पे आते हैं कि जी सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हम क्यों पीछे रहते हैं। और यहाँ अगर आप देखें एवरीबडी एल्स इज़ डूइंग, इसके बाद एक डैश है, यानी कि वक्फ़ा लिया मुसन्निफ़ ने, और उसके बाद उसने कहा दिस, ये चीज़ जो पिछली लाइंस में उसने बताई कि स्वेप्ट अप इन एवरी न्यू क्रेज दैट कम्स अलॉन्ग, सरेंडर योर सेल्फ टू idiocy, ये सब कहते दिस टू मी इज़ द एक्मे ऑफ माइंडलेसनेस। मेरे हवाले से कहता है, अगर मैं बात करूं मैं अपने हवाले से, तो मुझे ये एक्मे ऑफ माइंडलेसनेस नज़र आती। एक्मे का मतलब इंतहा है, लेकिन दर्द की इंतहा को कहता। मोहसिन साहब ने कहा था ना कि दर्द की इंतहा ना समझाओ, दर्द बेइंतहा भी होते हैं। तो एक्मे ऑफ माइंडलेसनेस, हमाकत की इंतहा। वैसे तो जब बीमारी सवियर क्राइसिस में आ जाती है कि जब उसे रिकवर करना मुश्किल हो जाए, उसको एक्मे कहते हैं। तो यानी कि माइंडलेसनेस अगर ये है कि हमाकत होना या बेवकूफ़ी होना या अकल से आरी होना, तो वो ये कहना चाहता है कि ये अकल की बीमारी की ऐसी इंतहा, यानी बेवकूफ़ी की एक ऐसी इंतहा है जिसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। कहते हैं मुझे तो ऐसे ही लगता था, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, बट नॉट हाउ एवर टू पैटे। हाँ अलबत्ता पैटे को ऐसे नहीं लगता था, यानी कि पैटे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर कहते हैं कि ये ऐसे नहीं था, यानी कि उसको नहीं लगता था कि ये हमाकत है। क्या हमाकत है कि किसी भी क्रेज़ के अंदर आ जाना, किसी सरेंडर कर देना अपने आप को, फैशन या जो भी कुछ चल रहा है उसमें। तो पैटे को ये अहमकाना नहीं लगता था, लेकिन कहता है कि मुझे ये अहमकाना लगता था। अब यहाँ से ही देखें तो एक ही रूम में रहने वाले दो लोग, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, चाहे वो डिफरेंट कोर्सेज में हों, एक ही एज के, और मुसन्निफ़ का कॉल बैकग्राउंड भी सेम है, तो यहाँ ये दो इंतहाएँ नज़र आती हैं। और स्पेशली जब आप एक ही जगह पे रह रहे हैं और दो मुख्तलिफ़ इंतहाओं के लोग हों, तो मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है एक दूसरे के साथ कोप अप करना।
क्योंकि जब भी कोई एक हार्मनी क्रिएट करनी होगी, जब भी हम आहंगी लानी होगी, तो दोनों को अपनी एक्सट्रीम छोड़ के कहीं ना कहीं दरमियान में आके एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी समझिएगा, ऐसे जैसे सरेराह एक बात जहन में आ गई। अगर कोई मुझसे पूछे कि लाइफ क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि फुल ऑफ कंप्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट्स। ठीक है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बट इट इज़ फुल ऑफ कंप्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट्स। जब आप कंप्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट इस तरह से कर लेते हैं कि आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होती, तो ये फिर जो है ये आपके लिए राहत का बायस बन जाता है, और जिसे कहते हैं कि लाइफ में आपको पेन नहीं फील होती। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है मजबूरी में, तो ऐसी सूरत में फिर ये होता है कि वो कंप्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट जो है वो आपके लिए तकलीफ़ का बायस बनती। कई दफ़ा वो गले की फांस बन जाती, कई दफ़ा वो लोगों को इतना सवेयर पुश करती है कि लोग जो है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ख़ुद को अजियत देते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो लाइफ में अगर हम यही याद रखें कि कंप्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स तो करनी ही करनी है, सब कुछ हमारी मर्ज़ी से तो होना नहीं। ठीक है, हाँ, ज़िंदगी के कुछ बड़े मामलात ऐसे हैं कि जिन्हें हमारी ख्वाहिश होती है, जिन्हें हम चाहते भी हैं कि वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हों, लेकिन कई दफ़ा हमें वहाँ पे भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता। तो कंप्रोमाइज्ड लाइफ कैन नॉट बी अ हैप्पी लाइफ अनलेस यू आर कंटेंटेड विद इट, कि आप इस पे मुतमईन हो जाएं। और ख़ुद को मुतमईन करना, अपने अंदर को समझा लेना, शायद दुनिया का बहुत बड़ा एक मसला है, जैसे एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है, मुश्किल हो जाता। तो हम लाइफ में जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे से बिल्कुल अपोजिट हैं, तो यहाँ पर हम उनके साथ कैसे डील करते हैं ये मैटर कर रहा है। और जितना बेहतर डील कर लेते हैं उतना बेहतर हमें उसका रिवॉर्ड मिल रहा होता है। ये यूँ कह लें कि लोगों की नज़र में हम बड़े अच्छे, नेक, पाक, साफ़ इंसान नज़र आते हैं। और अगर हम शोर और ववेला करते हैं, हम उस एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज़ को नहीं मानते, तो वही मुआशरा हमें जो है बागी और जिसे कहते हैं कि कोई बुरे और पता नहीं कैसे कैसे अलकाबात से नवाजता है। तो ये एक सोसाइटी का रवैया है। सोसाइटी चाहती है कि जैसे वो कंप्रोमाइज़ हुए हैं, एडजस्ट किया उन्होंने, हमें भी वो मजबूर करती है। ठीक है, और हम अगर उसको ख़ुद से कर लेते हैं तो हमारे लिए ज़रा इजी हो जाता है, अगर हम ख़ुद को समझा लें। और अगर नहीं समझा पाए तो वही चीज़ हमारे लिए तकलीफ़ का बायस भी बन जाती है। और ज़्यादातर हम ख़ुद को समझा नहीं भी पाते हैं। उसकी रीज़न यही है कि दुनिया के सबसे मुश्किल काम ही ख़ुद को समझाना है। आप बाहर कई जंगें लड़ सकते हैं, बाहर की दुनिया में, बाहर लोगों से, ठीक है, हार जीत होती रहती है, लेकिन अपने अंदर की जंग लड़ना और उसको किसी नतीजा खेज़ कैफियत में ढालना, ये मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर आप वो क्या कहते हैं ना कि रज़ाए इलाही के ऊपर जो है अपने आप को ढाल लें कि जी ठीक है, जो है वो सब अल्लाह की रज़ा ही है, और ये सोच लें कि ये कोई इंसानों की ताकत नहीं है जिसने मुझे हरा दिया है, या इस तरह, ये सिर्फ़ जिसे कहते हैं कि मेरी ही मेरे रब की रज़ा इसी तरह से। बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं यहाँ ही आज इसी बात में, इन्हीं बातों पे ही ख़त्म करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि दो लोग एक ही जगह पे रहते हुए, दोनों बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, और रह रहे हैं, रूममेट हैं। ज़ाहिर मुसन्निफ़ ने कोई ऐसा ज़िक्र नहीं किया कि उसको उसके होने से तकलीफ़ है। आगे हम देखेंगे कि पैटरबर्ग भी अगर कोई ओपिनियन देता है मुसन्निफ़ के बारे में तो वो कैसे है, और इन दोनों के साथ रहते हुए इन दोनों की ज़िंदगी में कौन सा ऐसा मामला है कि जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से करीब तरीन दायरों में आ जाते हैं, जुड़ते हैं। तो यही हमारा कहानी आगे चलेगी। अभी तीसरा करैक्टर हमारा रहता है इंट्रोड्यूस होने वाला। नेक्स्ट पैराग्राफ से एक नई बात शुरू हो रही है, तो इसलिए एक्चुअली तो इन 2 पैराग्राफ में तो सिर्फ करैक्टर इंट्रोडक्शन था ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्चुअली स्टोरी का पहला स्ट्रिंग स्टार्ट हो, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्टोरी
वहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर पे रखता हूँ। आज के लेक्चर को यहीं पर ही मुख्तसरन जिसे कहते हैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।